हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज, जो कि प्लेटफॉर्म का होगा। प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज आया हुआ है अभी मार्केट में नया, तो उससे हम लोग सामान्य अध्ययन का टोटल 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन जो होंगे और रेस्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, तो उसे हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग टेस्ट सीरीज डे बाय डे करेंगे। आज हम लोग टेस्ट 1 करेंगे, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, और उसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन का उसे करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो भी रेस्ट में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसे हम लोग बाद में करेंगे। तो आज से हम लोग का ये शुरू होने वाला है वॉल्यूम 2 पेपर प्लेटफॉर्म का। चलिए करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आने वाली सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं। वॉल्यूम 2 का पेपर 2 है, और हिंदी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। हिंदी के 5 सेट हैं, तो जब हम सामान्य अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे इसी के बीच में हम 1-2 हिंदी के भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और भौगोलिक स्थिति नदी जो है इसकी, उससे हमें सम्मिलित करना है इसे। तो दिया गया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, भोगवा, सिंधु, घग्गर। तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ए, यानी कि मोहनजोदड़ो संबंधित है सिंधु से, मोहनजोदड़ो सिंधु से संबंधित है। बंगा जो है वो संबंधित है घग्गर से, और लोथल संबंधित है भोगवा नदी से। ठीक है, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते? 24वें तीर्थकर, 12वें चक्रवर्ती शासक, 63 सलाका पुरुष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों से बटा हुआ है, जिसमें 24 तीर्थकर एवं 12 चक्रवर्ती शासक और 63 सलाखा पुरुष हमेशा निवास करते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर होगा, यानी कि इनमें से क्यों नहीं कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये जो 24 तीर्थकर हैं और 63 सलाखा पुरुष और 12 चक्रवर्ती शासक, ये तीनों क्या हैं, ये उनमें निवास करते हैं, इस वजह से। इसके साथ ही कुछ तथ्य उसे देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें से प्रथम ऋषभ देव हैं, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इसके साथ ही बौद्ध साहित्य में महावीर का जो निगठना नाथ पुत कहा गया है, महावीर को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में, तो निगंठना नाथ पुत कहा गया है। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य क्या है? एक सल्लेखना वर्ड होता है जैन धर्म में, तो उसका मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। इसके साथ ही जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता जो होती है वो नहीं मिलती है। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मिलती है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इससे संबंधित। नेक्स्ट है, जिसे मिलान करना है, तो इसका पहले सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पहले एक बार देख लीजिए इसको, आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन को, ओवरव्यू कर लीजिए। चलिए, सही आंसर होगा ए। तो यानी कि पहला अशोक का शिलालेख संख्या और उससे संबंधित विषय को सुमेलित करना है। तो इसमें पहला जो शिलालेख है वह संबंधित है किससे? तो पशु बलि की निंदा से। पहला शिलालेख संबंधित है पशु बलि की निंदा से। साथ ही दूसरा शिलालेख संबंधित है मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा से। 13वां शिलालेख संबंधित है कलिंग युद्ध का वर्णन से, और 9वां शिलालेख संबंधित है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा से। नेक्स्ट है, इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है? शिल्पादिक्रम, तिरुकुरल, मणिमेखलै, जीवन चिंतामणि। राइट आंसर होगा बी, तिरुकुरल। तिरुकुरल जो होता है वो तमिल साहित्य का, उनको इसको बाइबल कहा जाता है। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। तमिल साहित्य के प्रख्यात कवि जो थे तिरुवल्लुर ने तिरुकुरल पुस्तक की रचना की थी। किसने तिरुकुरल पुस्तक की रचना की थी? तो तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन काव्य रचना है।
इसकी रचना का काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी तक मानी जाती है। यह नीति शास्त्र से संबंधित एक प्रसिद्ध कृति है। तिरुकुरल 3 भागों में विभक्त है, धर्म, अर्थ तथा काम में। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य थे। नेक्स्ट है, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे? बहमनी, तुगलक, खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बहमनी। हसन गंगू जो थे वह बहमनी साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य के शासक थे। इसके साथ ही कुछ तथ्य उसे देखते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह जो था उसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी 1347 ईस्वी में। अलाउद्दीन बहमन, अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमन शाह या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन बहमन शाह का पहला नाम जफर खां था। जिसने ये साम्राज्य की स्थापना की थी, बहमनी साम्राज्य की, अलाउद्दीन बहमन शाह, उसका पहला नाम क्या था? तो जफर खां था। गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ये जो हसन गंगू है इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में इसका नाम अहसानाबाद रखा था। बाद में गुलबर्गा का नाम क्या रखा था? तो अहसानाबाद रखा था। बहमनी शाह का अंतिम शासक जो था वह कौन था? तो कलीमुल्लाह था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का शासक कौन था? तो स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। और बहमनी शाह के वंश का, जो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट है, कामरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे? बिहार किसान संघ, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना कृषक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका तेलंगाना कृषक आंदोलन। तेलंगाना कृषक आंदोलन, कामरेड कमरैया के नेता थे तेलंगाना कृषक आंदोलन। किसके नेता थे? तो तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे। तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो कामरेड कमरैया थे। तेलंगाना कृषक आंदोलन जो था वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ था। यह तेलंगाना क्षेत्र के देशमुखों तथा निजाम सरकार के विरुद्ध एक कृषक गुरिल्ला युद्ध था। निजाम द्वारा कृषकों के अधिकांश उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण तथा किसानों से कम दाम पर अनाजों की वसूली की जाती थी। कृषकों के नेता कामरेड कमरैया की हत्या से यह आंदोलन उग्र हो गया। विनोबा भावे के भूटान आंदोलन के फलस्वरूप कुछ जमीनें किसानों को दे दी गई थी। इसमें जब विनोबा भावे ने अपना कुछ शांति ये करने के लिए वहां पे गए थे तो, और इसके साथ ही किंतु जमींदारों का दमन जो था वह दीर्घ समय तक चलता रहा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से की थी। पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए इस हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। याद रखिएगा, पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए इस हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। मेरी थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा ध्यान इग्नोर कीजिएगा। घनश्याम दास बिरला थे। और पूर्व में इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ और फिर सर्वेंट ऑफ अनटचेबल सोसाइटी रखा गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसका पूर्व में नाम रखा गया था अस्पृश्यता निवारण संघ, और उसके बाद फिर रखा गया सर्वेंट ऑफ अनटचेबल सोसाइटी, और उसके बाद रखा गया अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसके बाद में 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम रखा गया था। हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। तो ये रहे कुछ तथ्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1900, 1905, 1906, 1907। ओके, देन से राइट आंसर बी 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को की थी। यह निर्णय 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हो गया था और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था इस विभाजन के विरोध में? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो ये रहे इसे बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था बंगाल विभाजन का विरोध का? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। किसने की थी? तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। किसने? बीना दास, शांति घोष, सुशीला देवी, दुर्गा देवी। राइट आंसर? राइट आंसर होगा बी, शांति घोष। 14 दिसंबर, याद रखिएगा, 14 दिसंबर 1931 को बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या शांति घोष ने कर दी थी। महिला क्रांतिकारी शांति घोष ने, ये जो शांति घोष थी महिला क्रांतिकारी थी, तो महिला क्रांतिकारी शांति घोष ने सुनीति चौधरी के साथ मिलकर, याद रखिएगा, सुनीति चौधरी के साथ मिलकर भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए, याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। शांति घोष का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में। इनके पिता थे देवेंद्रनाथ घोष। कोमिला के जिलाधिकारी का नाम था चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस। ठीक है, कोमिला जो थे उनके अधिकारी का क्या नाम था? तो चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवेंस। घोष ने, यानी कि शांति घोष ने अरुण बहनी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शांति घोष थी उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था अरुण बहनी। इनका निधन कब हुआ था? तो 28 मार्च 1989 को हो गया था। इनका निधन 28 मार्च 1989 को हो गया था। जन्म कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, ये रहे कुछ तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अजीत सिंह, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, वारिंद्र घोष। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी, अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। अरविंद घोष 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक क्रांतिकारी दार्शनिक तथा योगी थे। घोष ने प्रसिद्ध पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। घोष ने पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी और उनकी प्रसिद्ध कृतियां जो थी वो थी द लाइफ डिवाइन एवं एक और थी एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता, दो पुस्तक थी अरविंद घोष की। द लाइफ डिवाइन मतलब प्रसिद्ध थी और एक है एसेज ऑन गीता। ओके, और इनका जन्म था 1872 और मृत्यु 1950 में हुई थी और इन्होंने एक पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। तो इनके कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के वेश में भागे थे? मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, मोहम्मद जियाउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से उन्होंने अपना वेश बदला था, तो मोहम्मद जियाउद्दीन का अपना नाम रखा था उन्होंने। इनसे कुछ तथ्य उसे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक पठान के वेश में भागे थे। 16 जनवरी 1941 को कालका मेल से पेशावर जाने के लिए, याद रखिएगा, कालका मेल से पेशावर जाने के लिए नेताजी छद्मवेश में गोमो झारखंड रेलवे स्टेशन से भागे थे। गोमो स्टेशन से नेताजी के गुम हो जाने के कारण इस स्टेशन का नाम गोमो रखा गया था। याद रखिएगा इसे, गोमो स्टेशन का नाम क्यों रखा गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां से गुम हो जाने के कारण रखा गया था। जुलाई 1944 में हॉलवेल मूवमेंट में, याद रखिएगा, जुलाई 1940 में हॉलवेल मूवमेंट में नेताजी की संलिप्तता के कारण भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1920 में आवेदन किया था। इस परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान मिला था। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ तथ्य मैं बता रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए वर्ष 1920 में आवेदन किया था और इस परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त था। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बताया था सुभाष चंद्र बोस ने कि जुलाई 1940 में हॉलवेल मूवमेंट में नेताजी के संलिप्तता के कारण भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर उन्होंने 16 जनवरी 1941 को कालका मेल से पेशावर जाने के लिए नेताजी ने वेश धारण करके गोमो झारखंड रेलवे स्टेशन से वो भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे तथ्य इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में आते हैं वो आप देते रहेंगे हम आपको, बस आप इसे अच्छे से रिकॉल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचशील समझौता कब हुआ था? 12 जनवरी 1942, 13 मार्च 1947, 29 अप्रैल 1954, 15 जनवरी 1949। राइट आंसर। चलिए राइट आंसर होगा सी, 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। देखते हैं कुछ तथ्य। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके बीच हुआ था पंचशील समझौता? तो हुआ था भारत और चीन के बीच। इस समझौते में 5 बातें जो हैं उल्लेखित की गई, उसे देखते हैं। पहला था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध। ठीक है, समान मतलब सम्मान और एक मतलब सिमिलर और परस्पर लाभकारी संबंध। और 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील समझौते की 8 साल की वैधता थी। वैधता समाप्त होने के ठीक बाद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये रहे कुछ तथ्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, हेनरी विवियन डेरोजियो, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर। राइट आंसर होगा ए, महादेव गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। तो ध्यान रखते हैं कुछ तथ्य इसे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो रनाडे थे इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोविंद रनाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। दक्कन एजुकेशन, दक्कन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी। एमजी रनाडे से संबंधित कुछ तथ्य बताया जा रहा है यहाँ पे आपको कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रनाडे ने की थी। इनकी मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। तो एक है विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, रनाडे जी के द्वारा कुछ रचनाएं उसे देखते हैं। तो पहला है विधवा पूर्ण विवाह, उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण हम लोग कृतियां इनकी देख रहे हैं। ठीक है, तो विधवा पूर्ण विवाह है, उसके बाद है माल गुजारी कानून, विधवा पूर्ण विवाह और माल गुजारी कानून। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय की जीवनी आदि भी इन्होंने लिखी है। तो 3 हम याद करते हैं, विधवा पूर्ण विवाह, माल गुजारी कानून और राजा राम मोहन राय की जीवनी। ये प्रमुख रचनाएं है किसकी? तो रनाडे जी की है। इसके साथ ही इन्होंने एक एंग्लो मराठी पत्र इंदु प्रकाश का संपादन भी किया था। उन्होंने एक एंग्लो मराठी पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था। तो ये रहा कुछ तथ्य। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? एक्सला सापेल की संधि, पेरिस की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखें। चलिए राइट आंसर होगा बी, पेरिस की संधि। सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ खत्म हुई थी। 1756 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध लगातार 7 वर्षों तक चलते रहने के कारण सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो 1756 में प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में इंग्लैंड एवं फ्रांस विरोधी पक्षों में थे। इस युद्ध में इंग्लैंड पर्सिया के साथ और फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में हुए इस सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये रहे कुछ तथ्य। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, चीन, भारत। राइट आंसर। चलिए राइट आंसर होगा सी, चीन। सोना उत्पादन की प्रथम स्थान जो है सोना उत्पादन में वह है चीन का। इसके साथ ही सोना के उत्पादन में देशों का और स्थान देख लेते हैं। तो दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी, ठीक है। दूसरा स्थान है सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का। तीसरा है रूस का, टॉप 5 याद रखेंगे हम। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा है रूस का, चौथा अमेरिका, पांचवा कनाडा। ओके, टॉप 5 चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा। चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेमोनांटा किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? जर्मनी, इटली, जापान, इनमें से कोई नहीं। ट्रेमोनांटा, ठीक है, ट्रेमोनांटा ठंडी हवा किस देश में, बताइए। ओके, देन राइट आंसर बी, इटली। ट्रेमोनांटा इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। ट्रेमोनांटा उत्तरी इटली में चलने वाली ठंडी हवा। इटली में भी कहाँ? तो उत्तरी इटली में।
मिस्टल फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। मिस्टल फ्रांस में भी ये चलती है। तो सॉरी, फ्रांस में जो चलने वाली ठंडी हवा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिरिस्टल। याद रखिएगा, मिरिस्टल। मिरिस्टल जो है वो फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। ट्रेमोनांटा कहाँ की है? तो इटली की है। और नॉर्दर जो है वो टेक्सास यानी कि यूएसए में चलने वाली शुष्क एवं शीतल हवा है। नॉर्दर जो ठंडी हवा है वो कहाँ की है? टेक्सास, यूएसए। बोरा जो ठंडी हवा है वो कहाँ की है? तो यूगोस्लाविया के एडियाट्रिक तट पे चलने वाली ठंडी हवा है बोरा। और पाए जयो, ठीक है, याद रखो। पाए जयो जो ठंडी हवा है वो कहाँ की है? तो यह है मैक्सिको की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण, पृथ्वी से विकिरण, विक्षोभ एवं संवहन, संघनन। सही आंसर क्या होगा? ओके, सही आंसर होगा ए, दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण। पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होती है। दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होती है, ठीक है। सूर्य से इसके साथ ही कुछ तथ्य उसे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है, और सूर्यताप यानी कि सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? गोल्डीलॉक्स जोन, क्यूपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह, इनमें से कोई नहीं। ओके, सही आंसर होगा ए, गोल्डीलॉक्स जोन। सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना होती है वह जोन को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ओके, गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है यह वास योग्य क्षेत्र भी कहलाता है। गोल्डीलॉक्स जोन को वास योग्य क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण। आंसर दीजिए। ओके, देन राइट आंसर पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की दो गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन यानी कि रोटेशन को दैनिक गति, जबकि परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी की वार्षिक गति यानी कि रिवॉल्यूशन परिक्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी में न्यूनतम पृथ्वी का भी यहाँ पृथ्वी आ गया। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ओके, देन राइट आंसर सी, बिहार। बिहार में है। भारत में जो सी न्यूनतम साक्षरता दर है वह कहाँ पे है? तो वह बिहार में है। इसके साथ ही कुछ तथ्य उसे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है वह 63.82% है। कितना? तो 63.82 साक्षरता दर है बिहार का। और भारत का साक्षरता दर कितना है? तो वह है 74.04% है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जिला है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। देखिए मैं सही एक ही बार राइट आंसर बताती हूँ, आप देख लीजिए क्वेश्चन को ओवरव्यू कीजिए तो मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। ओके, देन सही आंसर है ए, यानी कि भीमा परियोजना जो है वह संबंधित है पवना नदी से। गांधी सागर परियोजना संबंधित है चंबल नदी से। और टिहरी बांध परियोजना संबंधित है भागीरथी नदी से। एक बार और देखते हैं, भीमा परियोजना पवना नदी, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? ठीक है, हमार, भील, त्रिपुरी, मीना। राइट आंसर, राइट आंसर होगा डी, मीना। मीना जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। चंदा समिति की रिपोर्ट
1960 के आधार पर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने में 5 मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं, मैं जनजाति के अनुरूप में उसे बता रही हूँ। भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, इनमें से 424 अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती है। इन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम भाग एवं दक्षिण क्षेत्र एवं द्वीपीय क्षेत्र। झील, गरासिया, मीना, बंजारा, सांसी व सहारिया राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, झील, गरासिया, मीना, बंजारा, सांसी एवं सहारिया राजस्थान की जनजाति। सोमपेन, ओगे, जास्ता, सेंटिनली अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। सोमपेन, सैम्पेन से सोमपेन याद रखिएगा, आग से ओगे याद रखिएगा, जस्ता से जास्ता याद रखिए, सेंटिनली याद रखिए, और इसके साथ ही ये जो है जातियां ये अंडमान निकोबार की जातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल्स क्या है? इंसेप्टिसोल्स क्या है? मुद्रा का एक प्रकार, एक दवाई, एक ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। सेंसर ए मुद्रा का एक प्रकार। एंटीसेप्टिसोल्स है मुद्रा का एक प्रकार है। एंटीसेप्टिसोल्स अमेरिका मुद्रा वर्गीकरण के 12 क्रम में से एक है। यह मिट्टी मिसिसिपी घाटी, मध्य यूरोप, अमेजन क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, इंडोनेशिया, अलास्का आदि में पाया जाता है। ये जो मिट्टी है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी भारतीय भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण और उसकी विशेषता पर अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार व मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? अवसादी चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें। ओके, देन राइट आंसर होगा ए, अवसादी चट्टानें। नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय पठार अवसादी चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यह पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें जो होती हैं 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट एवं ग्रेबो। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसी चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, काल्गोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी। याद रखिएगा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी, ये आदि क्या है? तो ये अवसादी चट्टानें हैं, जिसकी हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे, अवसादी चट्टानें। तो कौन कौन सी हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी। अवसादी चट्टानों में जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कैंत्रिक चट्टान का निर्माण होता है। यानी कि ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी और आग्नेय दोनों को मिलाने से जो होता है क्या निर्माण होता है? कैंत्रिक चट्टान का निर्माण होता है। जो तीसरा चट्टान है कैंत्रिक चट्टान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी, अमरकंटक, महाबलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। ओके, देन राइट आंसर कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी पर्वत का उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। याद रखिएगा, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसे बांग्लादेश में जमुना, इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। तिब्बत में त्यांगपो या सांपो। याद रखिएगा, त्याग से त्यांग, पो या सांपो, त्यांगपो या सांपो तिब्बत में बोला जाता है। चीन में इस नदी को क्या बोला जाता है? तो यातू रसांगपू, यातू रसांगपू। याद रखिएगा, गाना है यातू रसांगपू, ये बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में। और यारलुंग जियांग तथा भारत में, चीन में तीन नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखिएगा, पहला यारतू रसांगपू, दूसरा है यारलुंग और तीसरा है जियांग। याद रखिएगा, यारतू रसांगपू, यारलुंग, जियांग। ये चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को 3 नामों से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। याद रखिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। सही आंसर होगा बी, एशिया।
एशिया जो है इसका से क्षेत्रफल जो है ये सबसे अधिक है। समुद्री सतह से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? कुछ तथ्य बताया जा रहा है आपको इससे संबंधित। समुद्री सतह से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश है। उत्तरी अमेरिका विश्व के स्थलीय क्षेत्र का 16.5% और विश्व की कुल जनसंख्या का 8% इस महादेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलान करना है। सही आंसर बताते हैं पहले आपको। सही आंसर है ए, यानी कि मिलान करें हम तो प्रारूप संबंधित समिति जो है वो संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। कार्य संचालन समिति संबंधित है के एम मुंशी से। और प्रांतीय समिति संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य बनाने का क्रम क्या है? उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? 23वां, 25वां, 27वां, 29वां? सही आंसर 27वां। उत्तराखंड राज्य बनने का क्रम 27वां है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य को भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। कब? तो 9 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा 2000 से। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य को 2 हिस्से गढ़वाल और कुमाऊं में बांटा गया है। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12? सही आंसर डी, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 नागरिकता से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद के भाग 2 में वर्णित अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता से संबंधित है, तो 12 नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। अनुच्छेद 12 का संबंध जो है वो मौलिक अधिकार से है। भारत में केवल इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने में संबंध है। संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध मौलिक अधिकार से है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार नहीं पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 21? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालती है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने संबंधी अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक उच्च न्यायालय जा सकता है। रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर नहीं हो। सही आंसर होगा, ओके सही पकड़े हैं। सही आंसर होगा सी, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी शर्त नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य के रखने की योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, पूरी आयु कर चुका हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य पद का लाभ न लेता हो। तो ये सही होगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित होती है, यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित कथन असत्य यह है कि अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 112 संबंधित है, यह असत्य है। क्यों? तो धन विधेयक से संबंधित सत्य कथन क्या है पहले उसे जान लेते हैं। तो यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित हुई है, तो यहाँ पे यह सही होगा ना। धन विधेयक 112 कैसे होगा? तो धन विधेयक 110, याद रखिएगा, धन विधेयक 110, धन विधेयक 110, धन विधेयक 110, 112 नहीं। धन विधेयक यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है। सही बात है, तो ये भी सही हो जाएगा, 2 नंबर, संचित निधि निकालने से संबंधित है। तीसरा है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे सी गलत होगा। और देखते हैं इसे तथ्य कुछ, इसे लोकसभा में केवल किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक को। तो ये कुछ तथ्य थे जो धन विधेयक से संबंधित
सत्य कथन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 97, 61, 52, 47। ओके, देन राइट आंसर ए 97। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय उसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं। राज्य सूची में 62 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, ठीक है, 47 विषय समवर्ती सूची पहले थे और अब हो गए हैं 52। समवर्ती सूची में अब हो गए हैं 52। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक सुधार, इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर होगा बी, केंद्र राज्य संबंध। पुंछी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारतीय राजनीति के अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 2005 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रशासनिक सुधार जो है इसके बारे में मैंने बताया आपको, ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेखित है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो होगा 2020 से 2025 तक होगा। प्रथम वित्त आयोग जो थे वो कौन थे? तो केसी नियोगी के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वो थे केसी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं, जो जिनका कार्यकाल होगा 2020 से 2025 तक। तो चलिए इससे संबंधित पूरे तथ्य हमने ले लिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ चतुर्वेदी, VG खेर, YV अलख, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा BG खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष VG खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। सॉरी, खरे यहाँ पे ये कर दिया गया है, बाल गंगाधर खरे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक दिया गया है और इसको आपको मिलान करना है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहले इसका सही आंसर देखिए पहले तो क्या होगा, आप ओवर भी कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर है ए, यानी कि जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है। छोड़ना है क्या है तो पहले देख लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों, देखते हैं क्या है आंसर इसका। देखिए, तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष संबंधित है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। एक खगोलीय इकाई संबंधित है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 और एक पारसेक संबंधित है 3.083 इंटू 10 की पावर 16। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ऐसे याद रखिए। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15, एक खगोलीय इकाई 1.5 इंटू 10 की पावर 11, एक पारसेक 3.083 इंटू 10 की पावर 16। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है प्रक्षेप्य की महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर। देखिए यहाँ पे तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया है, तो ये तो आपको मैं जब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगी तो उस टाइम करा दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे केवल जीके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सी होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको एक्सप्लेन वे में बताने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सूत्र सही है? उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा में आयास, बल बराबर द्रव्यमान के संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर बल प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर होगा उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा में आयास, जो होगा इसका सही आंसर है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटा में आयास। और बल का तो पता ही है, द्रव्यमान इंटू जो होता है, सॉरी वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का त्वरण होता है, एम इंटू ए बराबर एम ए होता है ना। तो ये भी क्या होगा, गलत है, गलत दिया गया है यहाँ पे। बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का त्वरण। आवेग बराबर क्या होता है, तो आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण द्रव की छोटी बूंदे गोलीय आकार में गिरती हैं, किसके कारण द्रव की छोटी बूंदे गोलीय आकार में गिरती है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, उत्प्लावन बल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की छोटी बूंदें जो होती हैं वो गोलीय आकार में गिरती हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है और जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उसमें उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य घटती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है, स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, किरचॉफ का विकिरण नियम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वीन का विस्थापन नियम। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उसमें उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य जो होती है वह घटती है। नेक्स्ट है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एच और एफ जो होता है, ये दिया गया है यहाँ पे बॉन्ड दिया गया है, इसे इसमें उपस्थित होता है। एच एफ जो होता है, ये जो एच और एफ दिया गया है, यह एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में सभी हाइड्रोजन की उपेक्षा सबसे अधिक विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। और जब यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है यह फ्लोरीन, तो यह एक सहसंयोजक यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक नहीं कार्बनिक, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है एक कार्बनिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में। ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करने पर यह फॉर्मिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी में टूटकर विच्छेदित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर की बैटरी में, इन्वर्टर में, जनरेटर में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए ट्रांजिस्टर की बैटरी में। शुष्क सेल का प्रयोग ट्रांजिस्टर की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल एक जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसे शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सही आंसर होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षों में भरा जाता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में एस एवं पी ब्लॉक के मध्य ब्लॉक का स्थान होता है, एस और पी के मध्य डी ब्लॉक होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है, यह रंगहीन एवं स्वादहीन होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन निम्न होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए सभी कथन का जो संबंध है वह जल के गुण से है, परंतु डी का मतलब ये तीनों का संबंध जो है जल के गुण से है, तो हम डी ही आंसर करेंगे ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, गलवार साल्ट, सोडियम थायोसल्फेट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, ये क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रुत शीतलन, तपानुशीतलन, टेपरिंग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तापानुशीतन। तापानुशीतन यानी कि एनिलिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एनिलिंग। इस्पात को रक्त तप्त करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका स्थान उच्चतम है, जाति, वंश, कुल, फाइलम। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सही आंसर होगा डी फाइलम। दिए गए विकल्प में जो फाइलम का स्थान होता है ये सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ये जैसे
हम जो पढ़ते हैं ना संघ, एनेलिडा, फॉरीफेरा, प्लेटिन, मेंथी, जो फाइलम्स किंगडम में पढ़ते हैं हम लोग बायो में, उसका है। तो ये फाइलम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद स्पीसीज, जीन्स, क्लासेज, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन काइटिन का बना होता है? गोल्गी का है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य। सही आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसे सेल वाल भी बोलते हैं। तो ये काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की साथ, इसके साथ सेलुलोज की भी बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमैन, डी ड्यूब, कैमिलो गोल्डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रिचर्ड ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो होता है वो कहाँ से, किसके द्वारा दिया गया था? तो सी बेंडा द्वारा दिया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपकला उत्तक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, जर्म कोशिका से, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों से उत्पन्न होता है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और जर्म कोशिका से। नेक्स्ट है, पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सार्कोप्लाज्म। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजोम्स, मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन बंध यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड या और प्रोटीन भी पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म जो है में कैल्शियम आयन मांसपेशी फाइबर का एक विशेष तत्व है। नेक्स्ट है, अवस्तंभ जड़े को क्या का उदाहरण नहीं है? मक्का, रबर, sorghum, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रबर। रबर जो है जाहिर सी बात है, रबर जो है इसमें जो अवस्थम जड़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। अवस्थम जड़ें जो होती हैं वो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछे प्रवेश करती हैं। तो जो अवस्थम जड़ें होती हैं पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके कुछ उदाहरण है अवस्थम जड़ें की, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको सुनिए। मक्का है, गन्ना है, sorghum है, ये सब क्या है? अवस्थम जड़ें हैं। और स्तंभ मूल के जड़ें हैं बरगद, रबड़। तो रबड़ भी क्या होगा? ये स्तंभ मूल के हैं। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, मैग्नीज की कमी से, सल्फर की कमी से। सही आंसर होगा जिंक की कमी से। जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। धान का खैरा रोग से पत्तियों पर जंग जैसा रंग धब्बे यानी कि बन जाते हैं, जो कि जिंक की कमी से होते हैं। इस रोग के कारण पौधे बौने हो जाते हैं तथा धान का फुराव रुक जाता है। इस रोग का निरीक्षण कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने किया था सबसे पहले। इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण बरसात का न होना और लगातार तापमान का बढ़ना है। नेक्स्ट है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है फंजाई, मछलियां, शैवाल, उभयचर। सही आंसर है फंजाई। फंजाई आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। आंतरिक निषेचन होता क्या है? तो जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर ही हो जाती है, फीमेल के अंदर ही हो जाती है निषेचन की प्रक्रिया, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जो कि फंजाई में होती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का उपयोग होना फर्टिलाइजेशन होता है। जब मेल गैमीट और फर्टिलाइजेशन होता क्या है, निषेचन होता क्या है, निषेचन को फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब मेल गैमीट और फील गैमीट दोनों होते हैं, मेल गैमीट का स्पर्म और फीमेल गैमीट के जो एग होते हैं दोनों मिलकर जब फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये इसमें भी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि फीमेल गैमिट जो होता है, फीमेल जो होती है उसके अंदर ही निषेचन हो जाता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जो कि फंजाई में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल को शुरू किया है? inivesh.gov.in, epmg.gov.in, e-nivesh-monitor.gov.in, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर बताते हैं सीधे, ए e-nivesh.gov.in। निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने बनाया है वेब पोर्टल e-nivesh.gov.in, जिसे बोलते हैं e-nivesh.gov.in। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा है? 60%, 54%, 54.6%, 71%। सही आंसर होगा सी, 54.6% जो है कृषि जनसंख्या से कृषि से जुड़ा हुआ है जनसंख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बोत्सवाना, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। सोनोरान मरुस्थल
संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। यह मरुस्थल एंटीजोना एवं कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के मध्य फैला हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया? सर सही आंसर डायरेक्ट बताते हैं, पहले आप देख लीजिए, सही आंसर डायरेक्ट बताएंगे मैं। सही आंसर होगा बी 837। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में 1837 में लाया गया था। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। इसका गठन जुलाई 1961 में पीटर बेनेंसी द्वारा किया गया था यूके में। इसे शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पीटर बेनेंसी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? संगीतकार, तबला वादक, सितार वादक, साउंड इंजीनियर। सही आंसर होगा तबला वादक। ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो थे संदीप दास वह तबला वादन से जुड़े हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों द्वारा के लिए दी जाती है। द रिकॉर्ड अकादमी द्वारा दी जाने वाली यह पुरस्कार है। इसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड लेने वाले थे। 62वें ग्रैमी अवार्ड समारोह 2020 की शुरुआत में कलाकारों द्वारा बास्केटबॉल खिलाड़ी कोवे ब्रायंट की श्रद्धांजलि भी दी गई थी, यानी कि जो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोवे ब्रायंट, इनकी श्रद्धांजलि दी गई थी जब हुआ था 62वां ग्रैमी अवार्ड 2020 से। ठीक है, इसी समारोह में अमेरिकन रैपर निप्से हसल को मरणोपरांत अवार्ड मिला एवं लेडी गागा 2 अवार्ड के विजेता बनी। फिर से दोहराते हैं, जो समारोह हुआ था 2020 में 62वें ग्रैमी अवार्ड, इसी में अमेरिकन रैपर जो थे निप्सले हसल, उनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था निप्सले हसल को, और इसके साथ ही लेडी गागा को भी 2 अवार्ड मिले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत। सही आंसर होगा बी चीन। चीन का सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत है, कितना है? तो 27.51% चीन ही उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है? बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। कैसे देखते हैं। राज्यसभा में समान सीटों वाले राज्य हैं बिहार एवं पश्चिम बंगाल 16 सीट, उत्तराखंड, हिमाचल एवं दिल्ली 3 सीट, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ 5 सीट, और असम एवं पंजाब एवं तेलंगाना 7 सीट। तो इसकी वजह से सभी होंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? 8, 9, 10, 11। सही आंसर 9 जिले हैं। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 अप्रैल, 8 जून, 1 जनवरी। सही आंसर 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH47A, NH44, NH1, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बर्न, रोम, जिनेवा, वियना। सही आंसर रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन है? चीन, भारत, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चीन एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश अमेरिका है। विश्व में अमेरिका के बाद चीन का स्थान है। विश्व में रूस तीसरे स्थान पे है रिफाइनरी में। विश्व में तेल शोधन में भारत का चौथा स्थान है, जो ज्ञापन 5वें स्थान पर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन NDB का संस्थापक सदस्य नहीं है? ब्राजील, रूस, भारत, जापान। आंसर जापान। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के संस्थापक सदस्य नहीं है। कौन है? तो जापान नहीं है। NDB के संस्थापक सदस्य जो है वो ब्रिक्स देश के जो सदस्य हैं वही है, यानी कि कौन है? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका। फिर से एक बार, ब्राजील,
रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये हैं एनडीबी के सदस्य। जापान नहीं है। और ब्रिक्स देश के जो सदस्य होते हैं वही एनडीबी के सदस्य होते हैं। तो ब्रिक्स देशों के समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई और चीन में है, चीन के संघाई में है। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो केबी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीएमसीआईएल का क्या कार्य नहीं है? आरबीआई को मुद्रा बैंक नोट के सिक्के आपूर्ति करना, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टाम्प पत्र की आपूर्ति करना, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट का आपूर्ति करना, राष्ट्रीय पुरस्कारों को मेडल की आपूर्ति करना। सही आंसर डी नहीं है पूछ रहा है, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना जो है वह एसपीएमसीआईएल का कार्य नहीं है। तो एसपीएमसीआईएल है क्या? तो यह है भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। इसका कार्य है आरबीआई को मुद्रा या बैंक नोट या सिक्के की आपूर्ति करना, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टाम्प पत्र की आपूर्ति करना, विदेशी मंत्रालय को पासपोर्ट की आपूर्ति करना। इसकी जो ब्रांचेज हैं एसपीएमसीआईएल की, वह है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद, नोएडा, नासिक। मतलब एक तरह से बोला जाए तो मुद्रा छापने की जो होती है ना, पैसे बोल सकते हैं, चलिए पैसा बोल देते हैं, जो भी नोट है, मुद्रा है, सिक्के हैं, इसका जो टकसाल होता है वह कहाँ कहाँ पे है? तो टकसाल मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, नोएडा है, नासिक है, देवास है, नासिक में 2 है, उसके बाद हैदराबाद और होशंगाबाद में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में जीएसटी कब लागू किया गया? जुलाई 2017, जून 2018, जनवरी 2016, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए, जुलाई 2017। जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू एक महत्वपूर्ण कर व्यवस्था है यह। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर ने दिया था। जीएसटी के लिए संविधान में 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट है, सीबीआईसी का कार्य है माध्यमिक स्तर के स्कूल के लिए पुस्तकें तैयार करना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना, नोट छापना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इन्हें संग्रह करना है सीबीआईसी का कार्य। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 15 अक्टूबर 1935, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? 2005, 2006, 7, 8। सही आंसर होगा 2005। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट, घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। सही आंसर होगा अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। अलाई दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। अलाई दरवाजों को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाजों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। आंसर लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम है। डलहौजी ने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू की थी। इन्होंने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, डलहौजी ने ही व्यापकगत नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। व्यापकगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाए गए राज्य जो हैं उन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इनको अपने में मिला लिया था, उन्होंने हड़प लिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोहरा। सही आंसर भगत सिंह ने बोला था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, संजन कुमारवाद। सही आंसर केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया।
वर्ष 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों को की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने मूल ढांचा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। तो कौन सा होगा इसका? केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मालवंकर, जीएमसी बालियोगी, मनोहर जोशी, पीएस संगमा। सही आंसर होगा पीएस संगमा। पीएस संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। लोकसभा से संबंधित तथ्य बताया जा रहा है आपको। लोकसभा में प्रथम सत्र जो हुआ 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत सैनम अयंगर थे। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 को अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करते हैं। तो ये रहा सामान्य अध्ययन से संबंधित 80 क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज 1 का है। जो बाकी के 81 से 100 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 मैथ्स के हैं, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और या फिर देखते हैं जो 1-2 टेस्ट पहले कर लेते हैं सामान्य अध्ययन का, उसके बाद हम करवा देंगे आपको। तो आप देखिए आपका स्कोर कितना आता है और कमेंट कीजिए अपने स्कोर्स यानी कि अपने मार्क्स को। बट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद, जय हिंद।